Good morning, students. We have been doing this TNA, that is training need analysis, identifying and analyzing training needs. So इसमें हमने लास्ट लेक्चर में इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस क्या होता है. ठीक है, वी विल मूव ऑन. ठीक है, दूसरा जो एनालिसिस है वो है जॉब एनालिसिस और रोल एनालिसिस. हम बेसिकली क्या एनालाइज कर रहे हैं? ट्रेनिंग नीड. ठीक है, ट्रेनिंग नीड एनालाइज करने का सबसे पहला तरीका है ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज किया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाए. दूसरा है अब वी आर गेटिंग मोर स्पेसिफिक लाइक जॉब एनालिसिस. ये आप लोगों ने पहले पढ़ा है एचआरएम में, जॉब एनालिसिस, रोल एनालिसिस या टास्क एनालिसिस, कुछ भी कह लो. So this includes the study of role, job or task, design of the job due to changes, job enlargement, job enrichment, etc. It includes analysis of operation of task. देखिए, जॉब एनालिसिस के दो पार्ट होते हैं, आप लोग जानते हैं बच्चों, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन. ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होती है कि वी डिस्क्राइब द जॉब, व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गिवन जॉब. ठीक है, और दूसरा हिस्सा होता है जॉब एनालिसिस का बच्चों, इसको मैं और आसान शब्दों में बोलता हूं, उसे बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन, यानी कि व्हाट आर द कैपेबिलिटीज एंड स्किल रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब. यानी कि जॉब एनालिसिस के दो हिस्से हो गए, जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि जॉब की रेस्पॉन्सिबिलिटीज और टास्क असाइनमेंट ये सब क्या है, और जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है बच्चों जॉब की से रिलेटेड स्किल एबिलिटी क्या होनी चाहिए. ठीक है, या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए. इसको एनालाइज करके हमें क्या होता है बच्चों कि हम जो मान लीजिए एक बंदा है, जॉब डिस्क्रिप्शन में एक पर्टिकुलर चीज लिखी हुई है, कुछ भी XYZ, फॉर एग्जांपल एक्सीलेंट कम्युनिकेशन लिखा हुआ है. ठीक है, मार्केटिंग का बंदा है, उसकी उसकी स्किल रिक्वायरमेंट उसकी जॉब स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ है कि ही शुड बी ए स्किलफुल कन्वर्सेशनिस्ट, यानी कि बातचीत करने में काफी स्किलफुल होना चाहिए. बट वो जॉब डिस्क्रिप्शन से उसकी जॉब स्पेसिफिकेशन मैच नहीं कर रही है. तो अगर नहीं कर रही है इसका मतलब गड़बड़ है, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन में वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल जो उसे निभानी है वो क्लियरली स्पेसिफाइड है. इसका मतलब ही इज लैकिंग इन स्पेसिफिकेशन, यानी कि उस टास्क उस रोल को निभाने में शायद कुछ कमी है. तो अब क्या होगा कि देयर इज अ ट्रेनिंग नीड एनालिसिस. एज अ रिजल्ट वी विल से दैट ही नीड्स टू बी ट्रेन्ड. सो दिस इज हाउ थ्रू जॉब एनालिसिस द ट्रेनिंग नीड एनालिसिस इज डन. और इस केस में हम क्या करेंगे उस मार्केटिंग पर्सन के लिए, हम कहेंगे कि यू हैव टू बी ट्रेन, देयर इज अ नीड टू बी ट्रेन ऑन द कम्युनिकेशन एस्पेक्ट ऑफ योर मार्केटिंग जॉब. सो यू नीड टू होन योर स्किल्स, यू नीड टू बिल्ड अप योर स्ट्रेंथ इन दिस रिगार्ड सो दैट यू आर बिफिटिंग फॉर द गिवन जॉब. ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल. इसी तरह हर जॉब की एनालिसिस हो सकती है और हम मैचिंग दे सकते हैं बिटवीन द जॉब डिस्क्रिप्शन, गिवन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द job specification which are required to fulfill the need of that particular job. Next is your manpower or employee analysis. Manpower analysis gives an idea about the future requirement of the training, future projection as to how many persons may be required to undergo training. देखिए, मैनपावर या एम्प्लॉय एनालिसिस पूरे डिपार्टमेंट वाइज करी जाती है, जहां हम ये देखते हैं कि एक फ्यूचर रोल को निभाने के लिए या फ्यूचर रिक्वायरमेंट को देखते हुए, मान लीजिए नए चेंजेस लाने जा रहे हैं हम टेक्नोलॉजिकल उसमें या फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं, किन किन लोगों को अपग्रेड करने की जरूरत है, किन किन डिपार्टमेंट में ये अपग्रेडेशन चलाया जाना चाहिए थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को हम मैच कर सकें. सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. और साथ ही साथ हमें ये भी देखना होता है कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है. अब लोग नहीं मिल रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हमें 15 लोग चाहिए बट हमारे पास 12 लोग हैं. अब अगर हम उनका स्किल लेवल बढ़ाएं या उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दें तो हो सकता है हमारा काम इन 12 लोगों से भी चल जाए. कई बार इस तरह की भी सिचुएशन होती है जब मैन पावर रिसोर्स क्रंच होता है, तो हमें गिवन लोगों से ही काम चलाना पड़ता है, एक्स्ट्रा लोगों को हम ला नहीं सकते बिकॉज ऑफ लेट्स से फाइनेंशियल क्राइसिस है या फाइनेंशियल क्रंच है. तब इन्हीं लोगों को फर्दर ट्रेन करके हम अपना काम चलाएंगे. तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जहां हमें मैन पावर और एम्प्लॉय एनालिसिस करके फ्यूचर रिक्वायरमेंट को प्रोजेक्ट करते हुए उस नीड को फुलफिल करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता पड़ती है. नेक्स्ट इज योर एम्प्लॉय एनालिसिस. इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, वीकनेसेस. इट कंप्राइजेज ऑफ स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड विच अ जॉब इनकम्बेंट मस्ट एक्वायर इन ऑर्डर टू डू जॉब एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. अब ग्रुप या जॉब एनालिसिस लेवल से हम एम्प्लॉय एनालिसिस पे आ गए, जहां पे बच्चों हमें स्वॉट एनालिसिस करके किसी भी जीवन
चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे एक मशीनिस्ट हो, चाहे वो एक जूनियर लेवल का बंदा हो, क्लर्क हो, कोई भी हो, हम एम्प्लॉय एनालिसिस करके बच्चों उसकी स्वॉट एनालिसिस करते हुए उसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके मेथड्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, और अगर उसमें वीकनेसेस हैं तो उनको दूर करने के लिए क्या क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम डिवाइस किए जा सकते हैं उसको प्लान आउट कर सकते हैं। तो दिस इज योर another important one, and that is your employee analysis, right? Now coming to the assessment methods, बहुत तरीके के assessment methods हैं। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट का हमने डिस्कस कर लिया है बच्चों। ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, वीकनेसेस क्या है उसको आइडेंटिफाई, स्वॉट एनालिसिस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। देन डिपार्टमेंट लेवल पे भी ये चीज़ हो सकती है कि भाई डिपार्टमेंट लेवल पे क्या रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग की, क्या क्या वीकनेसेस हैं उनको दूर किया जा सकता है। जॉब स्पेसिफिकेशन एंड एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि भाई हमें ये पता लगाना चाहिए कि अब देखिए टेक्नोलॉजी बदल रही है, बदलती हुई टेक्नोलॉजी को जॉब को सस्टेन करने के लिए हमें जॉब को करने में जो स्किल रिक्वायरमेंट है, जो एबिलिटी रिक्वायरमेंट है, जो कि जॉब स्पेसिफिकेशन में मेंशन होती है, उनको बढ़ाया जाना चाहिए। तो अगर बढ़ाया जाना चाहिए तो नेचुरली हमें ट्रेन करना पड़ेगा लोगों को। आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, कभी कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम डिपार्टमेंट लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे आती है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि बंदे की कमजोरी क्या है और उसको कैसे दूर किया जाए। और ऑब्वियसली द आंसर इज थ्रू बेटर ट्रेनिंग। एंटिसिपेटिंग फ्यूचर प्रॉब्लम्स, आने वाले समय में इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो रहा है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या हो रहा है, ये जो एक्सट्रीनियस फैक्टर्स होते हैं दे ऑल्सो इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन। तो उनको एंटिसिपेट करते हुए हम फ्यूचर की तैयारी कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे भी हम ट्रेनिंग की नीड को एसेस कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये चेंजेस आ रही हैं, तो अकॉर्डिंगली हमें ये दीज आर द रिक्वायर्ड चेंजेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय नीड्स टू बी upgraded for the same. So accordingly we can plan out our training program. ठीक है। मैनेजमेंट रिक्वेस्ट ऑब्वियसली वो भी एक ये है कि भाई हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनको कि आप बताइए कि क्या क्या करने की आवश्यकता है, तो हम उसको फॉलो अप करेंगे। एंड हियर मैनेजमेंट मीन्स द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, व्हाट दे वांट, बिकॉज दे आर द पीपल दोज हु आर मैनेजिंग द विजन एंड मिशन ऑफ द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन. So if they require something to be done, then we have to cede to their request. Then observations, हम लोगों को जब काम कर रहे होते हैं उनको ऑब्जर्व करके भी कई चीजें हम पता लगा सकते हैं, स्पेशली एट द लोअर लेवल जहां मशीनें चल रही हैं, लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग हो रखा है। ऑब्जर्वेशन मेथड भी एक बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, क्योंकि ऑब्जर्व करके हमें बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली पता लगती है, ठीक है। देन इंटरव्यूज, बंदे से 1-to-1 इंटरव्यू किया जा रहा है, ठीक है, और उस इंटरव्यू के दौरान साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी चेक किए जाते हैं, प्लस उसके एस्पिरेशंस को चेक किया जाता है, कंपनी की रिक्वायरमेंट को उसके सामने रखा जाता है, फिर देखा जाता है कि किस हद तक बंदा उस चीज पे रेस्पॉन्ड कर रहा है। तो कई बार वहां से भी कई चीजें निकल के आती हैं जिसके कारण हम ट्रेनिंग नीड को एसेस कर सकें। देन ग्रुप कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, आपस में डिस्कशंस होते हैं, चीजें और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, किस प्रकार की ट्रेनिंग देनी चाहिए, इन पे चर्चा हो सकती है। क्वेश्चनर सर्वेज, स्ट्रक्चर्ड सर्वेज बनाए जा सकते हैं जहां वी वांट टू हैव सर्टेन रेस्पॉन्सेज फ्रॉम द कैंडिडेट्स और द एम्प्लॉयज एंड वी वांट टू फिगर आउट दैट व्हाट इज द इनहेरेंट प्रॉब्लम एंड हाउ दैट प्रॉब्लम नीड्स टू बी अटेंडेड टू बाय गिविंग द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, वो भी एक मेथड है। देन टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस, भाई एक्चुअली जैसे फॉर एग्जांपल एक मशीन ऑपरेटर है, अब उसका टेस्ट कैसे होगा, प्रैक्टिकली उसकी मशीन चलाकर उसको हम पता लगा सकते हैं कि भाई वो कितना बेहतर उसको ऑपरेट कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल का, कि मान लो आपने कार चलानी है, अब कार चलाने वाले को आप क्या क्लासरूम में ट्रेनिंग दोगे? नहीं, आप एक्चुअली उससे कार चलवाओगे और वो कितना बढ़िया मैनूवर करता है, कितनी अच्छी तरह से कार चलाता है, सो दैट यू कैन डिड्यूस दैट वेदर ही इज अ गुड ड्राइवर और अ बैड ड्राइवर, राइट। तो टेस्ट एग्जामिनेशन हर तरह के हर लेवल पे किए जा सकते हैं, क्लासरूम टेस्ट हो सकते हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट हो सकते हैं, मशीनों के ऊपर टेस्ट हो सकते हैं, जहां हम इस बात को बिल्कुल फोकस करके चलते हैं कि ये जो जॉब एट हैंड है ये उसको पर्टिकुलरली ढंग से निभा पा रहा है या नहीं। चेकलिस्ट मेथड में सर्टेन बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि ये कोर्सेज किए हुए होने चाहिए, ठीक है। अब मान लो वो कोर्सेज उसने नहीं किए तो वो भी एक कारण हो सकता है कि भाई
उसमें कोई कमी हो सकती है, तो वो भी एक तरीका है कि हम पता लगाएं कि भाई ये कोर्स अगर इसको करवाया जाए तो शायद ये ज़्यादा बेहतर आउटपुट दे पाएगा। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल, ऑब्वियसली ये एनुअल अप्रेजल होता है साल में एक बार, जहां आपके जितने भी बेस्ड ऑन योर स्किल, नॉलेज, एबिलिटी आपको टेस्ट किया जाता है। आपके बॉस आपको अप्रेज करते हैं कि जो टारगेट्स आपको दिए गए थे या जो काम आपको करना था आपने साल भर में क्या अचीव किया, क्या नहीं कर पाए, जिससे कि एक प्रोजेक्शन दिया जा सके कि हाँ भाई यू हैव डन दीज थिंग्स एंड यू हैव नॉट अचीव दीज थिंग्स। तो मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग यू आर नॉट एबल टू अचीव दोज, एंड इफ यू आर गिविंग द प्रॉपर ट्रेनिंग यू मे अचीव दोज goals easily. So we will end our lecture over here. Further we will continue in the next lecture.